इस वक्त इंडस्ट्री में सबसे टॉप है कि आप जब रिक्वेस्ट नहीं गई तो सर्वर पे भी लोड कम पड़ा है। सर्वर पे भी तो सोचे ना, लोड कम, चीजें डाउनलोड अपलोड करनी, हेडर शेडर उसका डेटा जो दोनों पेजेस में कॉमन था वो सर्वर से भी नहीं वो दोबारा मंगवाना। अच्छा, इसमें वैसे ये और एक्स्ट्रा काम करता है, एक तो और एक्स्ट्रा काम करता है, पता है आपको क्या है? ये होम पेज है ना, इसके अंदर आपने लिंक यूज किया ना प्रोडक्ट्स का। अच्छा, ये बड़ा मजे का काम रिएक्ट करता है नेक्स्ट जेएस। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, जब ये पेज रेंडर होता है ना, वो देख लेता है कि इसके अंदर लिंक कौन सा है, तो बैक एंड पे चुपके से उसने अगला पेज भी बना दिया हुआ है पहले ही। तो इसलिए जब क्लिक करते हैं वो फौरन अगले पेज खुल जाता है, सर्वर पे भी नहीं जाता। वो देखता है कि जब बंदा पढ़ रहा है ना, तो मीनवाइल अगले पेज को प्री फैच कर लेता है, पहले ही फैच करके उसको भी बना देता है। अब वो रिएक्ट में जो रिएक्ट की निस्बत नेक्स्ट जेएस क्यों अच्छी है, रिएक्ट क्या करता है, सारे पेज फैच कर लेता है। 1000 है तो इतनी बड़ी फाइल होगी, पहला पेज बड़ी मुश्किल से खुलता है। बाद वाले तेज है क्योंकि पहले ने बाकियों को भी करना है। नेक्स्ट जेएस ने सोचा ये स्ट्रैटेजी गलत है, इस पेज से जिनके लिंक है सिर्फ वो प्री फैच करूं, जब अगले पेज पे जाएंगे सिर्फ उसके जो लिंक है सिर्फ वो प्री फैच करूं। नेक्स्ट जेएस ने ना रिएक्ट को बड़ा बेहतर किया। सिंपल रिएक्ट में आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलती जो नेक्स्ट जेएस में मिलती। ये स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी इसने रिएक्ट के अंदर डेवलप की। रिएक्ट का जो बेसिक मॉडल है उसको इसने बड़ा इंप्रूव किया। अगर रिएक्ट में क्या होता है, पहला पेज खुलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिफॉल्ट ये है कि सारे पेजेस की सीएसएस पहले ही ले आओ ताकि बाद वाले पेज फास्ट खुलें, लेकिन वो तो फिर पहला स्लो बड़ा खुलेगा। अब नेक्स्ट जेएस ने दोनों का बैलेंस कर दिया कि जो पहले पेज पे लिंक है सिर्फ उनको प्री फैच कर लो, बाकियों को ना करो। हो सकता है उन पेजेस पे बंदे ने जाना था भी नहीं, जो इससे डायरेक्ट लिंक है, जब अगले पेज पे जाएगा वो क्विकली खुल जाएगा, और मीनवाइल उसके लिंक बैक एंड पे जल्दी से वो, तो वो लार्जर को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लेता है। तो सर जी ये रिएक्ट नेटिव में ये एक दफा सर्वर से डाटा अभी सारा अभी हम फेच कोई करके ऐसी ब्राउजर में रख लेता है। रिएक्ट नेटिव में नहीं, रिएक्ट में, जी ब्राउजर की मेमोरी। ब्राउजर में आप देखें ना, ब्राउजर में ये आप डेवलपर टूल्स में देखें तो आपको नज़र आता है कि यहाँ तो एक पूरी दुनिया है, खाली ये नहीं है कि जो आपको नज़र आ रहा है। पूरी मेमोरी में देखें, परफॉर्मेंस में देखें, आप यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन की टैब में देखें, पूरी डेटाबेसेस, सेशंस, ये क्या कुछ, ये सारे इतनी मेमोरी, बहुत कुछ होता है यहाँ पे। ब्राउज़र एक एप्लीकेशन को जो एलोकेट करता है। अच्छा, क्लियर होगी जी लेकिन सर बात? जी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ब्राउजर पे मतलब कि जरूरी जानी होती हैं, तो उनको ये कैसे हैंडल कर रहा होता है जो सर्वर से डाटा आना होता है। वो हम एपीआई पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे कि सिर्फ उसके अंदर वो डेटा नया पंप करेगा, बाकी सीएसएस एचटीएमएल वही रहेगी। अच्छा जी, यहां तक क्लियर है जी बच्चों? अब आगे चलते हैं। इसलिए जब भी लिंक करना है क्या यूज करना है? ए एच रेफ लिंक। नहीं, लिंक एच रेफ। ठीक है जी। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स पेज पे आ गए। अब यहाँ पे लेफ्ट सपोज मेरे पास जो है वो कुछ डेटा है, कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं सैंपल। ठीक है जी, मेरे पास जो ठहरें जी, पहली जो प्रोडक्ट है उसका आईडी 1 है, उसका जो नेम है या टाइटल है, लेट्स सपोज वो मोबाइल है, और उसकी जो प्राइस है वो लेट्स सपोज 50,000 है। इसी तरह से मैं एक और प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। इसी तरह से एक और प्रोडक्ट है और एक और, 3 प्रोडक्ट्स हैं। 1 2 नाम जो है इसका कुछ कर दें, एलईडी टीवी कर दें, 60,000 कर दें, कोई मोटर बाइक। जो एक स्टूडेंट की ज़िंदगी का हिस्सा है, मैं वो चीज़ें लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जिसको क्या चाहिए, उसको मोबाइल चाहिए, टीवी उसने देखना और बाइक पे घूमना है, यही उसके ड्रीम होते हैं। इसलिए मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ। ये लैपटॉप ले दें चौथे, व्हाट आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट लाइफ। ठीक है जी, लें जी, ये आपके पास आ गए प्रोडक्ट्स, डेटा। अब इसको यहाँ पे अगेन मैं एक
टाइटल सबका शो कर देता हूँ, लिंक बनाना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे एक फ्रेगमेंट बनाता हूँ। आप चाहें तो इसको कार्ड्स में शो कर दें, पिक्चर भी साथ ले लें। यहाँ पे हम डेटा को, या आइडियली नाम अगर सही रखें तो स्मॉल में प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, प्रोडक्ट्स कैपिटल में फंक्शन का नाम, स्मॉल में हमने डेटा रखा। तो यहाँ पे नॉट डेटा, प्रोडक्ट्स डॉट मैप टेक ईच प्रोडक्ट और पी और उसका इंडेक्स आई, और हर एक के अगेंस्ट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पैराग्राफ में उस प्रोडक्ट का जो है पी डॉट टाइटल आ जाए, और इसके साथ मैंने एक की यूज़ करनी है लाजमी, तो मैंने पी डॉट आई डी, ये हम पहले देखते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट्स पेज पे जाएंगे तो ये आपके पास जो है वो मोबाइल एलईडी मोटर बाइक ये आ रही है, अभी प्राइस नहीं मैंने शो की। अच्छा, अब अगर मैंने क्लिकेबल बनाने हैं हर एक को, तो मैं इसको पैराग्राफ की बजाय किस में कर देता हूँ, लिंक में। और लिंक में, और लिंक के अंदर जो है मैं अब लिंक के अंदर मैं एच रेफ कह दूंगा। यानी मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मोबाइल की डिटेल कहाँ पड़ी है, एलईडी की डिटेल कहाँ पड़ी बाइक। मैं एक बनाता हूँ, लेट्स सपोज प्रोडक्ट्स के बाद मैं यहाँ पे एक ऐप के अंदर ही फोल्डर बनाता हूँ मोबाइल, और एक मिनट पुत्र, एक मिनट ज़रा, और इसके अंदर मैं बनाता हूँ पेज डॉट JSX, और यहाँ पे मैं जो है वो लिख देता हूँ जी, जिस तरह से हम अभी लिख रहे हैं, एक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, और यहाँ पे मैंने बना दिया मोबाइल। ये पहली प्रोडक्ट का मैंने पेज बना दिया, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पे रिटर्न किया जो है आपके पास डेटा, जिसमें मैंने कह दिया जी यहाँ पे H1 में मोबाइल फ़ोन की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेव किया। अब यहाँ पे मैंने मोबाइल है और उसके अंदर पेज डॉट JSX है मोबाइल की डिटेल, तो मैंने यहाँ पे href में दे दिया /मोबाइल, ठीक है जी, /मोबाइल। अब यहाँ पे आ जाए जी, इसमें अब यहाँ पे आए जी, कह रहा है जी एरर लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। कहाँ कह रहा है, प्रोडक्ट्स के पेज पे। ऑब्वियसली हमने लिंक यूज़ किया है, और लिंक तो कोई HTML की फीचर तो नहीं है, ये आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लिंक फ्रॉम नेक्स्ट के अंदर स्पेशल एक सब पैकेज इसके लिए बना लिंक। तो अब ये एरर ख़त्म हो गई। ये जो है वो प्रोडक्ट पेज पे अब लिंक है, तो हर एक लिंक को मैं उसके बाद अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। मोबाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये मोबाइल फ़ोन की डिटेल आ गई। यानी अगर हम पूरा तीन पेज का पाथ बन गया, होम पेज पे सारी प्रोडक्ट्स, सब प्रोडक्ट्स पे मोबाइल और उसकी डिटेल आ गई। अच्छा, इसमें इशू क्या है, मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा ये तो मोबाइल पे ही जा रहा है, तो मुझे 4 और पेजेस बनाने हैं। लेकिन कैसे पेजेस बनाऊंगा, जब मैं मैप करूं तो डिज़ाइन एक जैसा होता है हर प्रोडक्ट, तो आप जो है वो इस तरह नहीं करते हर प्रोडक्ट के लिए अलग पेज बना लें। आप जिस तरह दराज में प्रोडक्ट्स हैं आपके पास मिलियंस में, तो मिलियंस पेजेस नहीं। अगर आप दराज में आए जिसमें ज़रा कोई बड़ी साइड है, जिस तरह आप अगर किसी भी एक पेज पे आ जाएं जिसका आप कोई डिज़ाइन देखें, जिस तरह यही है मोबाइल फ़ोन ही है, तो आपको यहाँ पे एक डिज़ाइन नज़र आता है कि उसका इमेज है, उसका टाइटल है, रिव्यूज़ वगैरह है एंड सो ऑन। और अगर आप किसी और पे जाते हैं प्रोडक्ट पे, तो डिज़ाइन और लेआउट और उसका सारा वही है। इस पे आ जाएं, लेकिन सिर्फ पिक्चर उसकी बन गई, नाम ये स्ट्रिंग चेंज हो गई, लेकिन एक डिज़ाइन की सिमेट्री हर एक में है, एक ही तरह के, ठीक है जी।
और यहाँ से अगर आप यूआरएल का पैटर्न देखें तो प्रोडक्ट्स और उसके आगे उसका आईडी लिखा हुआ है। तो इसलिए आप ये नहीं करते कि हर प्रोडक्ट के लिए अलहदा बनाएं। इसको अब मैं डिलीट करता हूँ। आप प्रोडक्ट की डिटेल का एक पेज बनाते हैं और वो डिटेल किसकी है। अब ऐसे पेज को कहते हैं डायनेमिक पेज, कि जिसका नाम हार्ड कोडेड नहीं है, कि जिस आईडी पे क्लिक करूं उसी की डिटेल ओपन हो जाए। मुझे स्पेसिफिक जो है वो नाम, अब नाम उसका फिर क्या रखें। अगर पेज रखेंगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये पेज मोबाइल के लिए है, एलईडी के लिए है या मोटर बाइक के लिए, और वो बनाएं कहाँ पे। तो आम तौर पर हम एक पैटर्न यूज करते हैं प्लूरल का। लाइक आप एक अगर राउट बना रहे हैं, राउटिंग यूआरएल बनाने का एक तरीका होता है। लाइक अगर मैं प्रोडक्ट्स बना रहा हूं ना राउट, तो आम तौर पर उसमें मैं सारी प्रोडक्ट्स शो करूंगा। अगर मैं /products/1 लिख रहा हूं तो इसका मतलब है सारी प्रोडक्ट्स में से वो प्रोडक्ट जिसका आईडी 1 है। इसी तरह से 2 लिखूंगा 2 है, ये मुझे पता चल रहा है 2 क्या है, प्रोडक्ट से पीछे पता चल रहा है। इस तरह अगर स्टूडेंट्स का कोई बना रहे हैं तो आप लिखेंगे /students करूंगा तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे नजर आएंगे। अगर मैं /students/bcs करूंगा, यानी उसी यूआरएल को प्लूरल को आगे बढ़ाते जाएं। प्लूरल में एक बड़ा ग्रुप है, उसका एक सब ग्रुप के लिए राउट अलहदा बना दें students/bcs। तो इसका मतलब क्या है, सारे स्टूडेंट्स में से सिर्फ वो जो बीसीएस में एनरोल है वो आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैंने सेक्शन वाइज भी दिखाने हैं तो /bcs/a या मे बी fall 2024 सेक्शन ए, ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ये किसका डेट पेज होगा, सारे स्टूडेंट्स का जो बीसीएस में एनरोल हैं और fall 24 के में भी सारे हो सकते हैं। इसमें आगे ए सेक्शन के हैं, इसका बी सेक्शन भी है, इसका सी भी है, जितने सेक्शन होंगे उतना राउट हो। तो आप हमेशा एक जो पैटर्न इसका होता है कि आप एक ग्रुप लेते हैं, उसका एक प्लूरल नाम रख देते हैं, उसके अंदर फर्दर जो सब ग्रुप है उसका एक राउट बनाते हैं, लेकिन प्रीवियस से कनेक्ट करते जाते हैं। और उसके अंदर लाइक सबका आ गया स्टूडेंट्स, उसके अंदर अगर स्टूडेंट्स में से ही कुछ स्टूडेंट्स दिखाने हैं तो उनकी कोई कैटेगरी होगी, कोई टाइप होगी, कोई प्रोग्राम होगा, उसको ले लें। ठीक है जी। इसी तरह से जो है वो फर्दर इसमें से एक सब सेट लेना है। तो इस तरह से आप जो हमेशा ना यूआरएल डिज़ाइन करें, हमेशा इस तरतीब से यूआरएल डिज़ाइन कि अगर मैं इसका अंदर वाले का यूआरएल लिख रहा हूं तो इसमें बाकियों का यूआरएल का पार्ट भी आना चाहिए। और अगर मैं यहां से हटाता जाऊं, मैं ये हटा दूं तो सारे बीसीएस वाले, ये हटा दूं तो सारे स्टूडेंट्स, बीसीएस भी हो गया, बीबीए भी हो गया, सारे आ गए, और ये हटा दूं तो होम पेज। यानी इंक्रीमेंटली ग्रो करें और वापस इसी तरह से आपका ये यूआरएल का स्ट्रक्चर आपको रखना चाहिए, यही प्रोफेशनल स्ट्रक्चर होता है। सर जी इस तरह वर्किंग बढ़ नहीं जाएगी? ये स्लैश होने की बात ही नहीं है, आप इस तरह दिखा ही नहीं सकेंगे। मतलब अगर एक यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट है तो सारे एक ही पेज पे दिखा देंगे। ग्रुपिंग तो करनी पड़ेगी ना, लेकिन ग्रुपिंग में अलग अलग करने के बजाय इसी पैटर्न से ही चलना है, और कोई हल ही नहीं। अच्छा, और एसईओ में भी ऐसे पेज स्ट्रक्चर्स ही ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं। आप कोई भी देखें ना, अमेजोन का देख लें, दराज का, ये देखें, ये सारा क्या लिखा हुआ है ऊपर, जो ब्रेड क्रम्ब कहलाता है, कि ये टीवी ऑडियो, इस पर क्लिक करेंगे सारे आ जाएंगे। उसमें सिर्फ गेमिंग वाले, उसमें सिर्फ ऑडियो वाले, ऑडियो में से भी मुख्तलिफ ऑडियो डिवाइसेस हैं, सिर्फ वो जो हेडसेट्स हैं, हेडसेट्स में भी वायर वाले भी हैं, वायर के बगैर भी, सिर्फ वायरलेस वाले, और वायरलेस में आगे ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट। आप इसमें करेंगे क्या आएगा, सारे वायरलेस आएंगे, वायर्ड नहीं आएंगे। और इससे करेंगे हर तरह की ऑडियो डिवाइसेस आ जाएंगे। ये अगर स्ट्रक्चर आपका ऐसे है ना, तो इसमें भी आपको एसईओ में बड़ा अच्छा स्कोर मिलता है। इन्हें कहते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड यूआरएल पैटर्न बनाया डेवलपर ने। तो फ्रंट एंड पे भी आपने पेजेस इसी तरह बनाने, एक के अंदर दूसरे नेस्टेड, यानी इसको कोड भी तो फिर ऐसे ही करना है ना। आप
आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स के अंदर एक पेज डॉट JSX बना के रख देंगे, स्टूडेंट्स की लिस्ट है, स्टूडेंट्स के फोल्डर के अंदर ही आप BCS का फोल्डर बनाएंगे और उसका पेज डॉट JSX रखेंगे। फिर FA22 का फोल्डर इस फोल्डर के अंदर ही बनाएंगे और उसका पेज डॉट JSX रखेंगे। और उसके बाद में भी डिपार्टमेंट्स का आ जाए वो अलग आ जाएगा, डिपार्टमेंट्स में भी इसी तरह स्लैश डिपार्टमेंट में सारे डिपार्टमेंट, उसके अंदर जिसका ID रखना है उस पर आ जाए नेस्टेड, एक जो कैटेगरी यानी एक ही चीज की जो कलेक्शन और उसकी सब कलेक्शन होती है उसी के प्लूरल के छोटे छोटे मजीद ड्रिल डाउन करते जा, ठीक है जी। जैसे सेल्स का हो तो सारी सेल्स शो हो रही है, मैं ईयर अंदर दिए हुए, जिस ईयर पे क्लिक करूं आप देखें सेल्स का है, किसी भी जगह स्लैश सेल्स में सारी सेल्स के ग्राफ ओवरऑल जितनी भी है, स्लैश 2024 सिर्फ 2024 की, क्या 2024 की, उससे पीछे देखें सेल्स, उसमें भी स्लैश Q1 पहले क्वार्टर के। और अगर मैं ये हटाऊंगा 2024 के सारे क्वार्टर्स के, ये हटाऊंगा तमाम ईयर्स की सेल, ये हटाऊंगा तो होम पेज पे आ आपका URL पैटर्न जो है उसमें यानी लार्ज ग्रुप टू स्मॉल ग्रुप चलना चाहिए और उसको आपके URL का हिस्सा होना चाहिए। ये तमीज होती है, वरना नेक्स्ट को कोई इशू नहीं है, जो मर्जी फोल्डर बनाए उल्टे सीधे उसने URL बना देना है। यानी ये आपको मैं SEO की टेक्निक बता रहा हूं या प्रोफेशनली कैसे राउट्स बनने चाहिए, वरना Next.js को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे सारी रूट पे बना दें, ना नेस्ट करें, उसने तो जैसे आपने लिखना है वैसे URL बना देने, लेकिन आपके URL में ये सिमेट्री होनी चाहिए और एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट हो, पता चले कि ये जो सब राउट है ये पहले का ही एक पार्ट है, इसका जो अगर तीसरे लेवल का सब राउट है तो पहले दो का ही वो पार्ट है, उसी में से ही फर्दर जैसे फिल्टर करते आ रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स हैं उसमें से फिल्टर कर लिए जस्ट BCS वाले हैं, तो वो भी स्टूडेंट्स हैं ना, लेकिन BCS के फिल्टर, उसमें से फर्दर फिल्टर कर लिए FA24 वाले, उसमें से फर्दर उसके 3 सेक्शन है, फर्दर फिल्टर कर लिए सेक्शन वाला, एंड में जाके होना चाहिए जो ID है ये जो लिखा हुआ। अच्छा, अब ये जो ID है, अब हमारा जो URL है वो स्कीम क्या होगी जी, ये बताएं जी। हमारा जो पहला है राउट स्लैश पे क्या है, होम पेज, स्लैश प्रोडक्ट्स पे क्या है जी, लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, अब स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश 1 पे क्या है, डिटेल ऑफ प्रोडक्ट whose ID is 1, राइट। इसी तरह से अगर आप चलें तो प्रोडक्ट्स के अंदर 2 जो होगा वो 2 के लिए होगा, 3 ही है ना हमारी प्रोडक्ट्स, 3 होंगी 3 एंड सो ऑन, ज्यादा भी हों, चाहे वो आपकी स्टोर में 1000 प्रोडक्ट्स हैं लेट्स से, तो 1000 हो जाएगा। अब यहां से ये जो पार्ट है ना ये वाला, हम सब के लिए एक ही डिजाइन बनाना चाहते हैं, 1 हो 2 हो 3 हो, सिर्फ डेटा उसका चेंज हो, तो ऐसे राउट को हम बोलते हैं डायनामिक राउट। ये स्टैटिक राउट है जिसमें हार्ड कोडेड है ये स्लैश प्रोडक्ट्स लिखा आना है, ये स्टैटिक राउट है, इसके अंदर सिंपली। अब ये राउट ऐसा है जिसमें एक वेरिएबल पार्ट है, यहाँ 1 भी आ जाए 2 भी आ जाए 3 भी आ जाए, डेटा उसका आएगा, डिजाइन सेम है, तो इसको हम कहते हैं डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग, अब डायनेमिक राउटिंग में फाइल का नाम पेज नहीं रख सकते आप, फोल्डर का नाम क्या रखेंगे, जिस तरह इसमें देखें ना, यहां से देखें, अगर मैं करता हूं स्लैश प्रोडक्ट्स तो मैंने यहां पे ऐप के अंदर प्रोडक्ट्स का फोल्डर बनाना है, ये जरा समझ जाएगा, और उसके अंदर पेज डॉट JSX बनाना,
अगर मैं स्लैश प्रोडक्ट्स /1 के लिए भी वही चाह रहा हूँ, 2 के लिए भी वही चाह रहा हूँ, 3 के लिए भी यही चाह रहा हूँ, तो मैं ये तो नहीं कर सकता कि ऐप के अंदर तो ठीक है मैं प्रोडक्ट्स का फोल्डर बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पेज तो नहीं बना सकता। तो यहाँ फोल्डर का नाम 1 है तो 1 हो और फिर आगे page.jsx हो। अगर 2 है तो फिर अलहदा फोल्डर बनाऊं 2 के लिए और उसके अंदर पेज रखूं। 3 है तो इसका फिर तरीका ये दिया है नेक्स्ट ने, वो कहते हैं इधर स्क्वायर ब्रैकेट बना के बता दें कि यहां कोई भी हो सकता है वेरिएबल। इसका फिर नेमिंग कन्वेंशन का उसने बताया कि ये अरे है कि यहां एक फिक्स नहीं आना, यहां कुछ भी आ जाए, प्रोडक्ट्स के बाद वो आईडी कुछ भी हो सकता है और उसके बाद पेज डॉट जेएस। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ नाम रखना है ये क्या कहलाता है? डायनामिक राउट। ये जो यहां पे अभी जो है, और ये जो हार्ड कोडेड है पहला, ये क्या कहलाता है? स्टैटिक राउटिंग। तो ये यहां पे आपने देखा है कि राउटिंग के अंदर मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सी चीज़ें उसने डिस्कस की हैं। ये है डायनामिक राउट्स जिसमें ये सारी इसने ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट में आईडी या स्लग फलां फलां, और ये सारा उसने यहाँ पे आपको बताया है कि ये चीज़ें किस तरह से वर्क करेंगी। राइट? ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें हमारे पास ज़्यादातर डायनामिक राउटिंग कुछ स्टैटिक होंगे। अबाउट अस पेज एक ही होता है हार्ड कोडेड, टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है, होम पेज एक ही है, कार्ड पेज एक ही है, प्रोडक्ट का अलग अलग होगा, कैटेगरी की डिटेल अलग अलग हो सकती है। अगर प्रोडक्ट पे खेलें तो वो प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट एग्रीगेशन और जहां भी मास्टर और डिटेल वाला कॉन्सेप्ट है कि कलेक्शन और उसकी डिटेल, उस कलेक्शन में से किसी, वहां पे आप डायनामिक ही चलेंगे कि कैटेगरी सारी हैं, जिस कैटेगरी पे क्लिक करूं उसी कैटेगरी की डिटेल। ऑर्डर सारे ऑर्डर हों, लेकिन सारे ऑर्डर सेंस नहीं बनाते, वो है ही कस्टमर वाइज, इस कस्टमर के सारे ऑर्डर और जिस ऑर्डर पे क्लिक करूं उस ऑर्डर की डिटेल। ठीक है जी। तो एडमन के लिए राउट बनाऊंगा तो सारे ऑर्डर्स भी वहां दिखा सकता हूं जो मर्जी कस्टमर हो, और ऑर्डर की डिटेल भी होगा। तो ये आप दोनों ही होते हैं, डायनेमिक भी है और स्टैटिक भी है। ठीक है, डायनेमिक भी राउट है और स्टैटिक। डायनेमिक वो होते हैं जहां पे आपको कोई वेरिएबल है, कलेक्शन का कोई पार्ट है, और स्टैटिक वो जो वन एक फिक्स पेज की टेम्पलेट है, उसमें एक ही तरह का डेटा या एक फिक्स राउट है। सिंगल पेज लेके जाना तो स्टैटिक है। हाँ, सिंगल पेज पे हमेशा वही यूआरएल रहना है, उसमें यूआरएल नहीं चेंज होना। इस स्लैश अबाउट अस होम पेज का यूआरएल नहीं चेंज हो रहा, वो स्लैश ही है। ठीक है जी। लॉगिन का नहीं चेंज हो रहा, स्लैश लॉगिन ही है। तो ये सारे स्टैटिक पेजेस होंगे। डायरेक्शन पे जाए तो वो डायनामिक होता है। डायरेक्शन अगर आप ये चाह रहे हैं कि जिसकी डायरेक्शन है उस सिटी का लिखें और उसकी डायरेक्शन में जाएं, तो इस तरह से, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट वाले हिसाब है ना, सिंपल। अच्छा जी, इधर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे जी, प्रोडक्ट्स के अंदर मैं इसलिए बना रहा हूं कि मैं आपको चाहता हूं आप पैटर्न शुरू से ही सही आदत बनाएं। मैं लहदा भी बना सकता। अब मैं प्रोडक्ट्स के अंदर इसको फॉलो करूंगा। प्रोडक्ट्स के अंदर मैं अब एक आईडी का बनाऊंगा। मैं यहां पे आऊंगा प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट में आईडी। फोल्डर का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में, जिस तरह मैंने कह रहा है, यहां से ये पता चल जाएगा इसका नाम आईडी है, लेकिन ये आईडी की वैल्यू कुछ भी होती है, आईडी हार्ड कोड नहीं, असल में आईडी की जगह 1 2 3 खुद ही आते जाएंगे। इसकी वैल्यू भी डायनामिक द वैल्यू डायनामिक होगी, इसीलिए इसको डायनामिक राउट। इसके अंदर आपने बना दिया page.jsx। अब ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के अंदर page.jsx है, इसमें सारी प्रोडक्ट्स, जिस पे क्लिक करूंगा उसके आईडी के मुताबिक अब ये पेज मैंने बनाना। मुझे पता है अब यहां पे अगर आया है बंदा तो प्रोडक्ट्स में से किसी आईडी पे क्लिक करके आया, और ये आईडी अब मुझे यहाँ इनपुट भी मिल जाएगा, ये पैरामीटर भी मैं यहाँ फाइल का नाम में क्या असल में आईडी रख के आया 1 2 3, वो भी यहाँ मुझे Next.js की लाइब्रेरी से पता चल जाएगा, ताकि मैं उसी प्रोडक्ट के मुताबिक सर्वर से डेटा, डेटाबेस से उसी का आईडी के मुताबिक डेटा लेके डेटा बना सकूं। फर्दर इससे आगे जाना तो इसी तरह से जा सकते हैं। फिर स्क्वायर ब्रैकेट बना दें। फिर वो अभी इससे आगे पहले ये तो देख लेना, इससे एक तो आप उससे भी आगे चले जाते हैं पहले, और भाई अभी ये तो देख लेना। एक्सपोर्ट बहुत ही चीते हैं यार आप लोग, मतलब उससे आगे वो बता दूंगा तो आप कहोगे उससे आगे
लें जी, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, इसको मैं क्या कह देता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल। ये प्रोडक्ट डिटेल पेज है, किसी एक प्रोडक्ट की डिटेल है। और रिटर्न में मैं लिख लेता हूँ जी H1 में प्रोडक्ट, अभी मैं किसकी डिटेल है ये बाद में बताता हूँ, अभी मैं सिर्फ ये लिखता हूँ। अब हमारे देखें जर्नी, देखें क्या है, पूरा ना एक जर्नी बनाया करें। एक जैसे बंदा आ रहा है ना कि पहले इस जगह आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर तरतीब से, लाइक सबसे पहले किस में आएगा, होम पेज में, यहाँ से प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेगा, ये डायरेक्ट जो प्रोडक्ट्स के अंदर पेज है इसमें आ जाएगा। अब यहाँ से क्लिक करेगा तो अब ये मैंने स्लैश मोबाइल नहीं बनाना, मैंने क्या लिंक बनाना है बताएं। यहाँ पे लिंक क्या बनेगा, मैंने इस आईडी वाले पे जाना है। ये आईडी ये कैसे है, प्रोडक्ट के फोल्डर में, फिर आईडी और फिर पेज है, तो मैं यहाँ पे इसी तरह लिखूंगा प्रोडक्ट्स /ID डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं 1 2 3 नहीं लिखूंगा, अब डिपेंड करता है जिसको मैं मैप कर रहा हूं। ये जो प्रोडक्ट मैप हो रही है उसका आईडी, तो ये वाला पार्ट अब मुझे लिखना है वेरिएबल, तो मैं इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग में बदलता हूं डबल कोट्स की बजाय, और इसके अंदर अब मैं वेरिएबल एम्बेड करता हूं, डायनामिक राउट है और p.id, ताकि URL भी मेरा जो है, और ये क्योंकि एक एक्सप्रेशन बन गया है तो वो कह रहा है जी आप इसको रिएक्ट में इस तरह से लिखें। तो अब मैंने जो href बनाया है वो डायनेमिक है, कि जो प्रोडक्ट मैप हो रही है अगर उसका आईडी 1 है तो /product/1 बन जाए, अगर आईडी 2 वाली मैप हो रही है तो URL product/2 बन जाए, 3 वाली मैप हो रही है तो /product/3 बन जाए। और आगे भी प्री टाइटल तो है ही है ना, इसके साथ भी ज़रा लिख देते हैं, हमें पता चल जाए कि चले, खैर टाइटल वैसे ही अलग अलग है, क्या ख्याल है, लेकिन उसके आईडी से। अब इसको सेव करें और तरतीब पहले यहाँ से कोड से पहले चला के मुझे दिखा दें। मैंने अगर इस डिटेल तक पहुँचना है, डिटेल तक पहुँचना है तो, और होम से मैंने लिंक पे चलते हुए पहुँचना है, तो सबसे पहले मैं होम पेज पे आऊँगा, इस पर क्लिक करके सारी प्रोडक्ट्स देख लूँगा। वहाँ मैंने हर प्रोडक्ट के अलग-अलग डायनामिक लिंक बनाए हैं, जिस पे क्लिक करूँगा उसी के आईडी में वैल्यू आके यहाँ पे ये डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। तो ये 3 लेवल की नेविगेशन होगी। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, हियर आपने ये खोला है, उसने प्री फैच करके बाकी भी बना लिए हुए। आप देखें कोई उसने रिफ्रेश ऊपर करना ही नहीं, ऐसे क्विक क्विक खुलते जाने। आपको अभी लग रहा है बेसिक सा तो है, जितना मर्जी बड़ा पेज हो, अभी जैसा KFC में दिखाया वो ऐसे ही फौरन खुलते जाने। ठीक है जी। अब मैं प्रोडक्ट्स की लिस्ट पे आता हूं तो ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई। मोबाइल पे आता हूं, मोबाइल पे मैंने क्लिक किया, पहली दफा कितना टाइम लगाता है, कंपाइल कर रहा है। अब मैं बैक आता हूं, दूसरी दफा तो उसने ऐसे टक करके आ जाना, पहली दफा जैसे कितना टाइम लगाया उसने। ठीक है जी, फर्स्ट टाइम कंपाइल हो रहा है उससे। आप लोगों के पास वैसे ही स्लो चल रहा है, स्ट्रीमिंग में स्लो पहुंचता। ठीक है जी। अच्छा, मोबाइल आप देखें URL क्या बन रहा है, मैं मोबाइल का आईडी क्या था 1, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो product/1 बैक करता हूं, LED पे क्लिक किया तो URL क्या बना, product/2, मोटर बाइक पे क्लिक किया product/3, और इसके अलावा कुछ और लिख देंगे तो कहेगा, या 4 लिख देंगे तो कहेगा जी एरर है। नहीं कहा उसने एरर, मैं 4 करूं, और भाई अब जो भी आप लिखेंगे ना यहाँ पे वो उसके नज़दीक आईडी है, तो ये आपने प्रोग्रामिंग वाइज अब हैंडल करना है कि अगर ये आईडी तो आपको मिल गया, अगर ये मेरी डेटाबेस में नहीं है तो इसका मतलब है कि ये गलत है। हाँ, अगर आप इसका URL को गलत टाइप करें, S मिटा दें, तो फिर वो कहेगा ना कि ठीक है नॉट फाउंड। उसके नज़दीक ये वैलिड URL है, उसने अपने पैटर्न से चला है कि यार 4 भी उसके नज़दीक URL है, 5 भी है। आपने यही कहा ना प्रोडक्ट के बाद जो कुछ भी लिखा हो, तो चाहे मैं ASD लिख दूं तो उसके नज़दीक तो वैलिड है, क्योंकि वो वेरिएबल में तो इनपुट हो गया ना। तो ये एरर हम कैसे फिर इसको हैंडल करेंगे ये हम देखते हैं बाद में।
और अगर इन 3 के अलावा कुछ और है तो हम खुद रीडायरेक्ट कर देंगे उसको पेज नॉट फाउंड पे, यानी आप खुद प्रोग्रामेटिकली रीडायरेक्ट कर देंगे फिर उसको एरर में कि 1 है तो 1। अच्छा, अब यहाँ पे डिटेल देखते हैं, डायनामिक राउटिंग। यहाँ पे आपको ये सारी स्टोरी वो बता रहा है और ये आपको बता रहा है कि जो है टाइम से पहले ही उसको वो ज़बरदस्त तरीके से फैच कर लेता है, आपको पता भी नहीं चलता, पीछे चुपके से पेज बन चुका होता है। और उसका फ़ायदा फास्ट एफिशिएंट पेज, यानी टारगेट क्या है कि बंदा पेज पे क्लिक करे फौरन पेज उसको दिखाना है। और वो टारगेट कब अचीव हो सकता है? आपने पहले ही पीछे बना के रखा हो, यही हो सकता है ना कि आपने पहले ही पीछे बना के रखा हो और फौरन ही उसको लगे कि मैं क्लिक करता हूं तो फौरन आगे पेज साइट खुल रही। ये वो कमाल है जिसके पीछे दुनिया पागल हुई हुई है, रिएक्ट के पीछे, नेक्स्ट.जेएस के पीछे। इसकी वजह से पीएचपी को, डॉट नेट को छोड़ के इस आर्किटेक्चर्स पे आ रहे हैं। उनमें ये आर्किटेक्चर नहीं, उसमें हर चीज रिफ्रेश होगी। आप देखें वो जो हेडर है वो फिर तबाह हो गया, फिर दोबारा आके वही हेडर बना, फिर सर्वर पे उतना ही लोड आया, फिर दोबारा यानी जो है वो सेम चीज फजूल में बार बार सर्वर पे हो रही, जिसको आप एक अपनी अकल से हैंडल कर सकते थे। वही वाली आपकी होस्टिंग, उतने ही पैसे लगे, फास्ट स्पीड हो गई। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी अकल से आर्किटेक्चर ऐसा बनाया, हार्डवेयर ज्यादा नहीं महंगा लिया उसने। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो स्पीड बढ़ाता है ना, देखें अगर किसी भी हार्डवेयर इंजीनियर से बात करें, उसने कहा यार आप होस्टिंग ली हुई है 4 GB की, 8 GB की कर लो, फास्ट हो जाएगी। तो मैं उसे कहूंगा यार फिर तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम अपनी अकल से ही मुझे 4 GB वाला ही इससे डबल फास्ट करके बताओ। तुम उससे अच्छे डेवलपर हो, तुम उससे अच्छी कोडिंग करो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो स्पीड बढ़ाता है वो जीरो कॉस्ट पे बढ़ाता है, वो सिर्फ अपनी अकल से, उसकी स्ट्रेटजी से ही डेवलप करता है। याद रखें, हार्डवेयर इंजीनियर मोहताज है पैसे पे, हार्डवेयर महंगा लो। टॉपिक रह जाने या टॉपिक पे आते हैं जरा। ये डिटेल पेज आ गया, अब इससे ये किस तरह लेना है, ये डायनामिक आ गया। प्री रेंडरिंग ये आपने, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ अपना कॉन्सेप्ट भी पक्का करने से। देखें ये आपको इजीली मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है, लिंक लगाओ तो इधर चला जाएगा। इसमें कोई मजायका नहीं है, इसमें आपकी कोई कमाल नहीं। आप कहें नहीं यार, अच्छा बात फिर ऐसे सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, उनसे पूछो ना AHREF की जगह लिंक क्यों यूज करते हैं, नहीं बल्कि वो डरते ही हैं। जिस तरह HTML में AHREF होता है ना, इसमें लिंक लगाना होता है, बस इतना ही पता है। मतलब उनका नॉलेज लेवल क्या है। अच्छा, नेक्स्ट.जेएस में लिंक लगाना होता है, दैट्स ऑल। लिंक की जरूरत क्यों आई, HREF को क्या तकलीफ हो गई, उसमें क्या खराबियां हैं, क्यों वो उससे भी तो नेविगेट कर रहा है। मतलब दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग दिस। इसको कॉन्सेप्ट बोलो। अगर ये नहीं कि वो गलत, वो भी आपकी तरह वेबसाइट बना दे, क्योंकि उसने रट लिया कि जहां एक था वहां लिंक है। तो ये बताने में भी टाइम थोड़ा ही लगता है। अगर मैंने पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी बताने में 2 मिनट ही लगने ना, कि यार एक ही जगह बस लिंक है, और आप मुतमईन होकर सुन लेंगे, आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, आप कहेंगे हाँ ऐसे ही होता है। ट्रेनर्स में भी मैंने देखा है ऐसे ही है, यानी पढ़ाने का भी ये भी एक एंगल है ना। मैं आपको यार उसमें AHREF करते हैं ना, एक जगह लिंक कर दो बस, इसमें लिंक होता है भाई, आपने दूसरा सवाल भी नहीं, अच्छा हाँ ठीक है लिंक होता है, लेट मी मेमोराइज इट, मैं इसको याद कर लूं कि इसमें लिंक होता है, एंड दैट्स ऑल। क्यों भाई, जहां से है ऐसी बात के नहीं, दैट्स द होल कॉन्सेप्ट कि भाई ये होता है। लेकिन अगर आप थ्योरी में जाए, फिर एंड में जब बच्चा ये काउंट करता है ना, वो गिट्ठों में मार, आपने कितने टॉपिक पढ़ाए हैं, उसने कितने पढ़ाए हैं, फिर आप पीछे रह जाते हैं। फिर आप सोचते हैं यार ऐसे ही मैं खपता रहा हूँ, सिंपली बताता ए में लिंक है, आगे चलते चलते टॉपिक पढ़ा देते पूरे। ये एंड में कह सर वो तो 6 प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, आपने 2 करवाए, यानी वो फिर डिजिटल मार्केटिंग वालों के हत्थे जब चढ़ जाए ना, तो वो फिर ऐड लगाते हैं 100 दिनों में 100 प्रोजेक्ट करें। फिर वो सही उसको जो है ऐसे बंदों को एक्सप्लॉइट भी करते हैं 100 दिनों में 100 प्रोजेक्ट करें। तो फिर वो कहते हैं यार फिर 2 7 क्यों, 7 से बेहतर है 10, और 10 से बेहतर है 20, तो फिर लिमिट नहीं है। तो आपको फिर ऐसी ऐसी ऐड नजर आती है कि 100 दिनों में 100 प्रोजेक्ट करें। अच्छा जी,
ये कैसे निकलेगा जी? यहाँ पे ये आईडी फाइल से यहाँ पे निकालना इसलिए ज़रूरी है कि हम उसी प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे लिख सकें जिस पे क्लिक किया गया है। ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि अच्छा यहाँ आपने एक काम करना है, जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें तो हर एक डॉक्यूमेंटेशन ना टाइपस्क्रिप्ट में ये भी आपसे सिखाने का वादा था और इंशाल्लाह इसको भी पूरा करेंगे। ये मैंने कहा था आपको टाइपस्क्रिप्ट जो है मैं ज़रूर सिखाऊंगा, जो सीखना चाह रहे हैं वो टाइम शाइम इसका इंशाल्लाह निकालते हैं। चैनल फिर एक्टिव इनएक्टिव हो जाता है वो आइडिया टाइम की वजह से, लेकिन डेफिनेटली इस पे जो है वो आपसे कमिटमेंट है जो है वो नेक्सस बैरी की नहीं है, मेरी पर्सनल एज अ ट्रेनर एज अ टीचर आपसे कमिटमेंट है कि ये आप इंशाल्लाह सर सिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, इसको ड्रॉप डाउन करके आपने जावास्क्रिप्ट का कोड कर लेना। आप देखेंगे सिर्फ ये टाइप हटेगी, बाकी कंटेंट सेम है, इधर कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा। मैं इसमें कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या कहता है, ये बड़ा आसान सा देखें, यहाँ से आपको समझ आएगी बात। वो कहता है जी आपका जो पेज है ना उसमें इनपुट वो पैरामीटर का उसने शॉर्ट नाम रख लिया। ये एक पैरम्स जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, जिस तरह प्रॉप्स ऑब्जेक्ट होता है, आल्दो प्रॉप्स भी अभी हमने नहीं पढ़ा लेकिन आसान है। एक फंक्शन में पैरामीटर होगा, एक पैरामीटर आएगा, उसमें से डी स्ट्रक्चर कर लो पैरम्स, और पैरम्स के अंदर वो आईडी पड़ा है। अगर मैं इसी को अगर फॉलो करूं तो इसका मतलब है जिस पेज में मैंने ये आईडी स्क्वायर ब्रैकेट वाला लेना है, मैं यहां पे एक इनपुट लूंगा, कर्ली ब्रेसेस में डी स्ट्रक्चर करूंगा, किसे जी? पैरम्स। पैरम्स इज शॉर्ट फॉर पैरामीटर्स। ठीक है जी। पैरम्स को डी स्ट्रक्चर कर लूंगा, ये इस नाम से अगर आपको जो है वो एग्जैक्ट मेक श्योर यू स्पेल इट करेक्ट, पैरम्स। अब ये पैरामीटर मैंने यहाँ पे लिखना है ताकि मैं ये शो कर सकूं प्रोडक्ट डिटेल फॉर पेज विद आईडी, और आगे उसका आईडी लिखा हो। मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले किस आईडी पे क्लिक करके मैं आया। 1 के लिए ये हुआ है, 2 के लिए हुआ है, 3 के लिए। तो यहाँ से अभी ये लाइन हमने अवेट वगैरह की नहीं पढ़ी, इसको मैं ऐसे ही कॉपी कर रहा हूँ। तो इसको डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे एपीआई पे। अब ये पैरम्स के अंदर एक ये स्लग उसने लिखा है, इसमें मैं बाद में आता हूँ। ये वो नाम है जो आपने फाइल का यहाँ पे रखा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने क्या नाम रखा हुआ है? तो हमारे पैरम्स के अंदर आईडी नाम की एक वैल्यू होगी, की होगी, और यहां पे इसको मैं क्या कर दूंगा? आईडी। अब होना तो ये चाहिए, और पहले ऐसे ही था रैक के लेटेस्ट में, ठीक है, पैरम्स डॉट आईडी कर होना तो ये चाहिए सीधा सीधा। पैरम्स के अंदर क्या होगा? आईडी। ये आईडी क्यों लिख रहा हूं? ये फाइल नेम, अगर फाइल नेम यहां चेंज कर देंगे, लेट्स सपोज मैं रीनेम करके इसको मे बी टाइटल कर दूं, तो यहाँ पे पैरम्स डॉट क्या कर दूंगा? टाइटल। तो जिस नाम से आपने यहाँ पे फाइल का बनाया है ना, क्योंकि वो वेरिएबल है, तो वो पैरामीटर्स में ये वेरिएबल से आपको वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे फिर मैं इसको आईडी को शो कर दूं। अब यहाँ पे एक एरर देखते हैं क्या कहता है ये एरर का। यहाँ पे आते हैं और ये ले जी, गुड, अभी तो एरर उसने नहीं दी। ये आ जाए जी, शुरू से आते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे आया होम पेज पे। सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? रीलोड नहीं हो रहा पेज। प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट का लिंक का वो कट हो गया, मुझे लगता है कहीं। प्रोडक्ट इस पे क्या हो गया? प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। प्रोडक्ट्स होम पेज पे आ जाएं, यहाँ पे क्लिक करके आ जाएं प्रोडक्ट्स के पेज पे। 3 प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल पे करेंगे, इधर 1 है तो उसने 1 की डिटेल कही, बैक करें 2 है तो 2 की डिटेल है, 3 है URL 3 बना और 3 की डिटेल। अब मैं चाहता हूं कि जिस पे क्लिक करूं उसी का नेम, प्राइस और सारी डिटेल पिक्चर शो हो। तो वो डाटा तो बेसिकली मैंने प्रोडक्ट्स के अंदर रख दिया हुआ है। जो डाटा आप किसी एक फाइल के अंदर रख देंगे ना लोकल, तो वो जारी बात है कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होता। जो किसी फंक्शन के अंदर अरे वेरिएबल डाटा बन जाए वो इससे बाहर एक्सेसिबल नहीं है। अब ये प्रोडक्ट सारी लिस्ट जो है इस प्रोडक्ट्स के पेज को चाहिए और इस डिटेल को भी चाहिए, इसमें से सिर्फ उस एक ऑब्जेक्ट की जिस पे क्लिक किया गया। 2 पे किया गया 2, 3 किया गया 3, 1 किया गया। तो इसलिए इस तरह का जो डेटा होता है वो किसी एक फंक्शन के अंदर नहीं रखें, जो मल्टीपल पेजेस में आपने रीयूज करना है कि यही प्रोडक्ट्स की डिटेल
एक दफ़ा मैप करके सारी प्रोडक्ट्स के पेज में दिखानी है, और इन्हीं में से ये एक ऑब्जेक्ट सर्च करके जिसका आईडी इससे मैच करे आपने यहाँ भी दिखाना है। तो ऐसा डेटा जो एक से ज़्यादा पेजेस में शेयर होना होता है वो किसी पेज के अंदर लोकल ना रखें, तो उसको अलहदा यहाँ फोल्डर बना लेते हैं, बेहतर ऑर्गेनाइज कर लें। मैं यहाँ डेटा का फोल्डर बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक बना लेता हूँ products.js। अब JSX नहीं, या जेसन में डेटा बना लें या JSX सिंपल जावास्क्रिप्ट का भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ, एपीआई का बना ली सर। कट किया मैंने और यहाँ पे प्रोडक्ट्स में लाके मैंने सेव कर दी। अब ये डेटा यहाँ पे प्रोडक्ट्स वो एरर देगा कि नहीं है, तो मैंने ये जो डेटा के अंदर प्रोडक्ट्स रखी है मैंने इसको यूज़ करना है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, इस वेरिएबल को एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे पहले जो यूज़ कर रहा था, अब मैं सेव करूँगा, ऑब्वियसली वो एरर देगा। आप देखें यहीं पे आ जाएगा कि ये नॉट डिफाइंड है, तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करूँगा ताकि यहाँ भी यूज़ कर सकूँ, और यहाँ भी इंपोर्ट करूँगा ताकि यहाँ भी यूज़ कर सकूँ। जब अलहदा कर दिया तो जहाँ आपको चाहिए आप वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आए तो इसका क्या पाथ बन रहा है, इंपोर्ट जी। ये आप कहाँ पे लिख रहे हैं, ये इसको क्लैश कर देता हूँ प्रोडक्ट्स के अंदर पेज पे। तो यहाँ से एक स्टेप बैक जाएंगे तो बाहर डेटा के फोल्डर में जाएंगे और फिर वहां से आएगा। तो क्या लिंक बनेगा, यहाँ पे आपने करली ब्रेसेस में लिखना है क्योंकि आपने इसके साथ एक्सपोर्ट लिखा है। डिफॉल्ट लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिखें करली ब्रेसेस में प्रोडक्ट्स। अच्छा वो आगे खुद ही देखें, डॉट 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 एक बैक करेंगे, वहां से डेटा का फोल्डर है। चलिए मैं पूरा लिखता हूँ, फ्रॉम डॉट 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 बैक चले गए, यहाँ से डेटा के फोल्डर में, यहाँ से ये प्रोडक्ट्स पड़ी है। इसकी साथ एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं, अगर जेसन होगा तो फिर उसमें पूरी एक्सटेंशन भी लिखते हैं। जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं वैसी आ गई। अब ये यहाँ से प्रोडक्ट्स मैप हो रही हैं। ये प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो इस फाइल से इंपोर्ट होके आ रही हैं, मेरी ये डेटा फाइल है। अब यहाँ पे ये शो हो गई और ये मेरे पास डेटा भी आ गया। अब यहाँ पे जो है वो, अब पहले इस थोड़ा थोड़ा लिखें और टेस्ट करते जाएं। पहले ये देख लें हमने यहाँ से डेटा ख़त्म करके अलहदा फाइल में लिखे गए, क्या ये सही है। कभी भी इकट्ठा नहीं लॉजिक को टेस्ट कर, थोड़ा थोड़ा लिखें, टेस्ट करते जाएं कि अब मैंने इस तरह से किया है, इधर आऊँगा तो ये देखें इंपोर्ट होके भी नज़र आ रही हैं, और जिस पे क्लिक करता हूँ अब ये सही बन। अब यहाँ पे आ जाएं, इस फाइल में मैं चाह रहा हूँ 1 की बजाय नीचे उसका टाइटल, आईडी जो कुछ है नज़र आए। तो यहाँ पे अब मैं डिटेल पेज में आता हूँ, यहाँ भी आके मैंने जो है वो इसको इंपोर्ट करना है, लेकिन ये थोड़ा सा नेस्टेड लेवल पे। यहाँ डबल डॉट करूँगा तो बैक किस में जाऊँगा, प्रोडक्ट्स में, फिर डबल डॉट करके बैक जाऊँगा डाटा में, वहाँ पे प्रोडक्ट्स पड़ा होगा। तो इंपोर्ट और यहाँ पे प्रोडक्ट्स, अगेन उसने आगे लिख दिया है, मैं अभी उसको यूज़ नहीं कर रहा। फ्रॉम, अब डबल डॉट बैक, बैक जाएंगे तो आईडी वाले फोल्डर में, फिर डबल डॉट बैक, वहां से डेटा मिलेगा, फिर इसके अंदर प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे तो सारी प्रोडक्ट्स हैं। अब आप जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज करेंगे कि ये आईडी जो आपको पैरम से आया है इसमें फाइंड कर और लें, ये आईडी जो यहाँ पे है जिससे मैच करता है उसी का टाइटल, उसी की प्राइस और बाकी सारी चीजें निकाल लेंगे। अब आप यहाँ पे मैप आपने करना है, फिल्टर भी कर सकते हैं, फिल्टर में अरे आती है, लेकिन हम फाइंड सिंपल मेथड है, हम लिखेंगे ये जो ऊपर आया है प्रोडक्ट्स, हम यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे पूरी प्रोडक्ट बना लेते हैं कॉस्ट में पी या प्रोडक्ट पूरी जो है सिलेक्टेड प्रोडक्ट करने। मैंने लिखा प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड में मैंने हर एक P यहाँ से लिया और P को कंपेयर किया। अगर P का आईडी मैच कर रहा है इस आईडी वेरिएबल के साथ जो पैरम में आया तो वो मुझे प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा। फिर यहाँ से प्रोडक्ट डॉट आईडी और सारा करेंगे, लेकिन पहले मैं इस लॉजिक को भी टेस्ट कर लेता हूँ कि मेरा इंपोर्ट सही है, मेरा फाइंड सही हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कंसोल लिख के पहले इसको भी टेस्ट कर लेता हूँ कि ये जो मैंने सर्च करने की लिखी है कमांड, क्या ये ठीक है, क्या ये अगर मैं 1 पे क्लिक करता हूँ तो 1 ऑब्जेक्ट की डिटेल आ रही है इधर,
कंसोल हो रही है, 2 पे क्लिक करता हूँ तो क्या 2 की डिटेल यहाँ शो, जो थोड़ी थोड़ी लॉजिक लिखे हैं उसको साथ साथ टेस्ट करते जाए। वरना होता क्या है, आप यहाँ सोच रहे होते हैं ये शो क्यों नहीं हो रहा, अगर यहाँ फाइंड ही नहीं हो रहा तो यहाँ शो कैसे होगा? ठीक है ना? तो इसलिए हाँ जी। इकट्ठा नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखे टेस्ट करते जाएं कि ये आपकी फाइंड सर्च सही आप कर लेते हैं, फिर यहाँ शो ना हो तो फिर यहाँ पे ही फोकस रखे बंदा कि अच्छा मेरा शो सही हो रहा है, मेरे डिज़ाइन में इशू है। तो पहले इसको कंसोल में मैंने कर लिया, मैं यहाँ पे जो है वो कंसोल को शो कर लेता हूँ, और अगर यही पेज है तो ऑलरेडी जो कुछ है इसको मैं ये क्लियर स्क्रीन की तरह, ये इधर बटन बना हुआ है, क्लिक करके क्लियर कर ले, इसी को रिफ्रेश कर सकते हैं तो ये डायरेक्ट भी आ जाए। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही, कह रहा जी स्लैश प्रोडक्ट्स आईडी यूज पैरम डॉट आईडी, पैरम शुड बी अवेटेड बिफोर यूजिंग इस प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ भी हमें समझ नहीं आ रही इसने किया क्या हमारे साथ, क्या ख्याल है कि समझ लगी है तो मुझे बता दें। वैसे हमारी आउटपुट कहाँ है, अपने पेज को देखें, पेज डॉट JSX की लाइन नंबर 8 पे ये सर्वर वो कह रहा है जी अनडिफाइंड है। ये पेज की लाइन नंबर 8, ये देखें, ये पेज की लाइन नंबर 8 है, इस पे ये क्या लिखा आ रहा है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ये एग्जैक्टली अभी किसी ने पूछा था, थोड़ा सा इसको ड्रिल डाउन करें, लॉकडाउन की फाइल, आगे फाइल है जिस फाइल से ये मैसेज आ रहा है, हमारी तो ये फाइल्स हैं ही नहीं, ठीक है जी। तो ये पेज JSX 5 पे एरर है, 8 पे ये यहाँ पे उसने शो किया अनडिफाइंड, तो ये अनडिफाइंड आ रहा है जी। ये आईडी उसके नज़दीक जो है वो नहीं है। फाइंड क्या करता है, ये अगर नहीं मिलता तो अदरवाइज अनडिफाइंड रिटर्न करता है। इसका मतलब है कि ये यहाँ से अनडिफाइंड दे रहा है। क्यों दे रहा है, ये हमारी फाइंड की लॉजिक सही नहीं। अगर मैं सिंगल ट्रिपल इक्वल की जगह डबल इक्वल टू कर दूं और सेव करूं, अब देखें ज़रा, अब मैं इसको कट करता हूं और मैं इसको 1 है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सर्वर ने फाइंड, आदो कुछ एरर भी है, वार्निंग भी है, लेकिन ये उसने फाइंड भी कर दिया है कि आईडी प्राइस 50,000 मोबाइल है, ये आईडी 1 है मोबाइल वाला। इसी को ही मैं टेस्ट करने के लिए इधर दे देता हूँ 2 और एंटर करता हूँ, तो वो मुझे बताएगा कि ये 2 है, LED है, प्राइस दिस। तो मैं इसको 3 करता हूँ तो आ जाएगा 3 के साथ, और अगर मैं कुछ और करता हूँ 4 तो अब आएगा अनडिफाइंड, मुझे पता चल जाएगा अच्छा 4th वाली कोई प्रोडक्ट नहीं है। और चाहे तो आप पूरा जर्नी टेस्ट कर लें, यहाँ से आ जाएं, प्रोडक्ट्स की लिस्ट पे आ जाएं, इसमें से LED 2 करें, 2 वाला, तो ये 2 वाला। सो नाउ आई हैव माई डेटा हेयर। डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या फ़र्क है? जब आप पैरम में से आईडी को या किसी भी वैल्यू को लेते हैं तो ये टेक्स्ट कहलाती है, एज अ स्ट्रिंग आती है। आपके पास आईडी है न्यूमेरिक में, तो स्ट्रिंग को नंबर से जब कंपेयर करते हैं ना ट्रिपल इक्वल टू से, तो वह इशू देता है। तो आपने इसको या तो जी पार्स इंट करके इंटीजर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आपके आईडी इंटीजर में है, और जो भी URL से आप बेसिकली, ये पैरम कहाँ से आ रहा है, ये URL का ये वाला हिस्सा आप रीड कर रहे हैं जो डायनामिक है, तो जो ये पाथ है ये आ रहा है आपके पास डायनामिक, तो उसको इंट में कर लिया और फिर किया कंपेयर। अब यहाँ पे आप जो है फ्रेगमेंट में जो है वो बाकी डिटेल भी इसकी शो कर दें, ठीक है जी। सो बाकी डिटेल में क्या क्या है हमारे पास, इसी में मैं लिख देता हूँ। इसका टाइटल है, टाइटल इसका जो है वो P डॉट के प्रोडक्ट नाम रखा है हम, प्रोडक्ट वेरिएबल का नाम, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, और यहाँ से H1 में प्राइस, और इसके साथ लिख दिया रुपीस, और प्रोडक्ट डॉट प्राइस सेव किया, और अब आप देखें कि ये आ गया। ID 2 वाला है LED, और अपनी डेटाबेस में भी अब आप सामने रख के चेक कर सकते हैं 2D और 60,000। और अगर आप इधर जाएं बैक और 1 पे करें तो मोबाइल है 50,000 का, मोटर बाइक है 70 की।
एंड सो ऑन, और ये रिफ्रेश नहीं होता इतना क्विकली, ये इसको ओपन कर देगा और इस तरह से होम, प्रोडक्ट्स और किसी भी डिटेल पे आप जा सकते। ओके जी, तो राउटिंग के अच्छा, अब एक इशू सिर्फ रह गया है कि यहाँ पे ये एक एरर दे रहा है, एरर नहीं वार्निंग दे रहा है, और वो बड़ी क्रिटिकल वार्निंग है जो इस तरह रेड कलर में आती है ना, ये क्रिटिकल वार्निंग है। यहाँ पे वो कह रहा है यूज पैरम्स। अब यहाँ पे एक नसीहत भी कर रहा है कि भाई ये आप यहाँ से पढ़ लें। वो क्या कह रहा है कि एरर है, लेकिन एरर के बावजूद ये चल रहा है। हो सकता है ये जब लाइव करें तो ये ना चले, आप सोचें यार मेरे कंप्यूटर पे तो सही चल रहा था, लाइव करने से साइट नहीं चल रही। कंसोल को भी आपने देखना है कि इसमें कोई एरर इशू तो नहीं, ये याद रखें। अच्छा डेवलपर हो, इसका कंसोल भी क्लियर हो, कोई वार्निंग भी ना हो, एरर तो है नहीं, वार्निंग भी ना। और इस तरह की जो रेड कलर में वार्निंग है, इसका मतलब होता है कि ये नेक्स्ट जो वर्जन आएगा उसमें इसको एरर में बदल देंगे, तो आपकी चलती चलती साइट अगर अपडेट कभी भी करेंगे तो क्रैश करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने वो बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं यूज़ की। तो ये क्या कह रहा है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करके ये वार्निंग भी ख़त्म कर लेते हैं। ये कह रहा है जी पैरम्स शुड बी अवेटेड बिफोर यूजिंग इट्स प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे जाके सीख लो, ये पैरम्स शुड बी अवेटेड बिफोर इट्स यूजिंग। ये कोड मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया था, यहाँ से मैंने ये अवेट हटा दिया था और ए सिंक साथ हमने नहीं लिखा। अगर मैं यही कोड को ऐसे ही कॉपी पेस्ट वहाँ कर दूँ तो आप देखें बगैर समझे, अगर मैं इसको ऐसे ही कॉपी कर दूँ, ए सिंक कर दूँ जिस तरह उसने लिखा है कीवर्ड, और मैं यहाँ पे पैरम्स को अवेट करूँ, पैरम्स को मैं करूँ अवेट और सेव करूँ, पहले फिर इनका मकसद देखते हैं। यहाँ पे आ जाऊँ और मैं इसको क्लियर करूँ, और अब आप इसको रिफ़्रेश करें तो आप देखें यहाँ कोई वार्निंग नहीं आ रही, कोई एरर नहीं आ रही, कोई वार्निंग नहीं, हर चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है जी, आप यहाँ पे आएँ होम पे, होम से आ जाए, ये डिफ़ॉल्ट में आपको बता रहा है कि ये फ़लाँ फ़लाँ लॉकडाउन फाइल है फ़लाँ। ठीक है जी, प्रोडक्ट्स पे डिटेल पेज पे आ जाएँ, एलईडी पे आ जाएँ, सिर्फ ये सर्वर लिखता है, देयर इज़ नो एरर। अब ये जो चेंज है ना, आप 99% जो नेट से कोड लेंगे उसमें अब ये एरर होगी, क्योंकि ये रिसेंटली नेक्स्ट जेएस का ये जो वर्जन है ना 5.15 वर्जन, इसने ये शर्त एक नहीं रखी है एसिंक्रोनस पैरम्स की, इससे पहले नहीं थी। ये बड़ी अहम शर्त है, इसकी वजह से ना सब कई साइट्स क्रैश कर रही। वो 15 पे आना तो चाहते हैं, लेकिन 15 पे जब आएंगे तो पूरी ऐप में चुन चुन के जहाँ जहाँ उन्होंने डायनामिक राउटिंग की है, अपना कोड भी चेंज सारा अपडेट करना पड़ेगा। खाली वर्जन ये पैकेज और जेसन में इसको अपडेट करने से नेक्स्ट का 15 करने से काम नहीं होगा। 15 में एट द 11th आवर ही आके उन्होंने चेंज की है, 14 में नहीं थी, 13 में नहीं थी, 15, और 15 अभी रिलीज हुए फ्यू मंथ्स बैक। अब ये उन्होंने क्या कह रहे हैं, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक दो पॉइंट्स में। इस पे अवेट एंड एसिंग पे हम बहरहाल एपी में वैसे आमतौर पर डिस्कशन करते हैं। वो कहता है जी देखें, एक ऐसा भी केस हो सकता है, ये पैरामीटर कहाँ से आ रहा है, यूआरएल से, यहां से आ रहा है, राइट। वो कहता है आप ये सोचें कि आपको यहां पैरामीटर मिला, अभी वो पैरामीटर्स जो है वो आपने, उससे मैंने आईडी निकाला नहीं और कोड आगे चला गया। अच्छा, कोड सीक्वेंस वाइज नहीं रन होता क्या है, पहले ये अक्सर इफ एल्स लगाने पड़ते थे कि नेक्स्ट जेएस ने ब्राउजर के यूआरएल में जाके ये वैल्यू निकालनी, तो वो क्या करता है कि वो आगे कोड को चलने देता है, और पहली दफ़ा आपको अभी अगर नहीं प्रिपेयर हुई ना वो वैल्यू अभी, तो आपको नल या अनडिफाइंड रिटर्न कर देता है। जब अनडिफाइंड रिटर्न करता है तो आपका सर्च भी अनडिफाइंड है, यहां से कुछ नहीं आता और क्रैश कर जाता है। आप चाहते हैं कि यार जब तक तुम पैरामीटर में से आईडी निकाल ना लो, मैं वेट करता हूं यहीं पे, यहीं रुका रहे कोड, आगे जा ही ना। अवेट कॉल ये करती है, इंश्योर करती है कि जब तक ये आगे फंक्शन पूरा आईडी ब्राउजर से एक्सट्रैक्ट ना कर ले, ये आगे यहां से ना जाए, क्योंकि आगे मेरी सारी लॉजिक ही आईडी पे डिपेंड करती है।
तो मैं यहाँ अगर कोई टाइम भी लग रहा है ना उसको निकालने का, तो यहीं रोकी रखो अभी वेबसाइट को, लोडर चला लो, ब्लैंक ही रहने दो, लेकिन अभी तुमने इससे आगे नहीं जाना। तो अवेट का मतलब ये होता है, अवेट कॉल आप वहां देते हैं जहां आप किसी ऑपरेशन में जिसमें टाइम टेकिंग है, यू वांट टू वेट कि वो जो टास्क है पूरा हो जाए, फिर मैं आगे चलूँ। तो ये इस का अभी शॉर्ट सा मैंने इसकी सेंस बनाने की कोशिश की है, आल्दो इसमें मजीद डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब ये ए सिंक क्या है? जिस भी फंक्शन में अवेट यूज़ करें उसमें आपने ए सिंक कीवर्ड ज़रूर उसके शुरू में आना, नहीं तो एरर आएगा। सिर्फ फंक्शन जिसको ए सिंक से टैग करें ना, उसके अंदर ही अवेट कॉल आप लिख सकते हैं। अब ये ए सिंक खुद कुछ नहीं करता, ए सिंक सिर्फ कंपाइलर को बताता है कि इस फंक्शन के अंदर एक अवेट कॉल है, हो सकता है कि यहाँ पे आपको पॉज करना पड़े, जैसे है ना यार इसको पॉज कर दो जब तक ये काम ना हो जाए। अब वेट का मतलब क्या? वेट करने का मतलब कि आपने ब्राउजर आपकी वेबसाइट को यहाँ पॉज कर देगा, स्टॉप कर देगा, और रेक को कंट्रोल दे देगा, यार जो मर्जी करो, अभी इसका पैरामीटर में से आईडी बन रहा है। तो जो ही वो यूआरएल से लेगा तो फिर ये यहाँ पे रिज्यूम होगा और आगे चलेगा। तो ए सिंक की मदद से कंपाइलर को पता चलता है कि इसका कोड मैंने जो ये जो फंक्शन है ये इसमें पॉजेज आ सकते हैं। तो अवेट और ए सिंक ये इकट्ठे इस तरह चलते हैं, और ये लेटेस्ट रिस्ट्रिक्शन है कि आप अपने एरर से बचना है। ये बहुत ही अच्छी एक चेंज है कि आप सोचें ना, अभी अगर पैरामीटर से मैं अभी एरर आईडी ना मिले तो आगे सारी लॉजिक ही मेरी आईडी पे डिपेंडेंट। क्या ख्याल है? टाइटल वगैरह हर चीज आईडी आएगा तो उसी से फाइंड होना है। तो अगर आईडी अनडिफाइंड पे ही वो आगे जाने दे, कि वो करता क्या है पहले वर्जन्स में, कि वो आईडी अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो अनडिफाइंड दे के आगे कोड को चला देता है, और बाद में आईडी आके अपडेट करता है, तो हमारा कोड शुरू में क्रैश करता है। तो हमें फिर यहाँ पे लिखना पड़ता है, पहले फिर क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता था इफ नॉट आईडी, अभी तक आईडी नहीं है तो आप जो है वो इसमें रिटर्न कर दो अभी नल, या आप डिव में लिख दो वेटिंग, और उसके बाद फिर एल्स में आगे चलो। ये नीचे सारा पार्ट एल्स में आ जाता है। तो अब आपको इस तरह के चेक नहीं लगाने पड़ते, वो कहता है तुम वेट कर लो, अवेट कॉल दे दो। गॉट द पॉइंट? तो पहले इस तरह के ट्रिक्स में हैंडल करते थे। आज तो उसमें यूज इफेक्ट लगता है और री रेंडर होता है, और वो बड़ी लंबी मतलब उसकी हैंडलिंग ज़रा टिपिकल थी। ये लाइफ आसान कर दी उसने कि यार बस आपको पता है अगर इस लाइन से आगे तभी आना है जब आईडी, मुझे श्योर है अब आईडी अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे बाज बंदा पैटर्न देख के ना, तो अब शरारत भी लोग कर देते हैं कि यहाँ से मैं खुद यहाँ पे 4 या ऐसा 4 लिख दूँ। अब 4 लिखूँ तो क्या होगा, क्रैश कर देगी। अब आपके अगर अच्छे डेवलपर है ना, कभी आपकी वेबसाइट क्रैश नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई जानबूझ के गलत एंट्री क्यों ना करते। ठीक है जी। तो इस वक्त जब ये आईडी नहीं फाइंड होता, वो क्यों नहीं होगा, खुद को मैनुअली गलत लिख दे, हमारे लिंक पे क्लिक करके आए, उसको हमेशा ही मिलेगा। लिंक वही लिए हैं जो आईडी है, लेकिन अगर वो खुद यहाँ पे कोई पंगा कर दे तो फिर उसके लिए आपको पता है कि वो तो फाइंड नहीं होगा, तो अनडिफाइंड आएगा। तो फिर आप यहाँ पे लिख दें इफ नॉट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट इज नल, तो मैं रिटर्न कर दूं यहाँ पे H1 में नो प्रोडक्ट फाउंड फॉर, या इनवैलिड आईडी फॉर दिस आईडी, जो भी उसका आईडी, ताकि मेरे ऐप क्रैश ना करे। ठीक है जी। मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, 404 पे नहीं 404 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो ये वो कहता है नो प्रोडक्ट फाउंड फॉर। एरर तो नहीं है ना उसमें, पैटर्न तो 404 तो तब होगी अगर इसके में और आगे चला जाऊँ, इस तरह से वो इसके अंदर भी ढूंढे तो फिर वो कहेगा 404। वो तो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उसे थोड़ा ही नेक्स्ट जेएस को पता है कि आपकी डेटाबेस में कितने आईडी हैं, उसको तो नहीं पता ना आपकी डेटाबेस में कितने हैं। उसके नज़दीक तो आईडी है, आपने कहा जी जो भी आईडी है दे देना, तो इसको प्रोग्रामेटिकली आप फिर यहाँ पे हैंडल करते हैं। नो प्रोडक्ट फाउंड फॉर 4, और अगर मैंने किया 2 तो जो है उसने कहा जी ये ले 2, और अगर मैं कुछ भी और लिखता हूँ इसकी जगह ये भी लिख देता हूँ तो वो कहेगा नो प्रोडक्ट फाउंड फॉर दिस। कि ये इसको रेड कलर में करके एरर का एक शेप दे के आप इसका डिज़ाइन बना लें।
ठीक है जी। तो 404 की और सेंस है, उसका मतलब है पैटर्न ही सही नहीं, पैटर्न सही है लेकिन डाटा गलत है। अच्छा बात का ये भी होता है, सर इसका मतलब है कि जो एक पॉइंट, बात का ये ये भी जो होता है पैटर्न भी जी जी सही है, डाटा भी सही है, आपने यूआरएल चेंज कर दिया, तो जिसके पास पुराना यूआरएल था जब वो जाएगा तो फिर उसको आएगा नो प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है जी। तो उसका बहरहाल उसका बेहतर तरीका होता है कि आप वो पुराने यूआरएल्स की लिस्ट रखें और उस पर रीडायरेक्ट कर दें, पुराने पे आए तो उसका इक्वलेंट नया अब ये यूआरएल बन चुका है। ये टेक्निक सबसे, इसीलिए एसईओ में जो है हम इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं कि हम अपने यूआरएल्स को सोच समझ के बनाएं, आर&डी करके सारे कीवर्ड, और यूआरएल बार बार चेंज ना करें, यूआरएल रैंक हो चुके होते हैं हमारे, और अगर किसी वजह से मजबूरी से चेंज करने पड़े तो सर्वर साइड पे प्रॉपर रीडायरेक्ट्स कॉन्फ़िगर करें ताकि पुराने जो यूआरएल है उन पे सही 300 का कोड आए, जब गूगल का बॉट आए उसे पता चले कि ये गलत नहीं, ये चेंज हो चुका है और इसका नया भी है। पूरा सिस्टम कॉन्फ़िगर करना। ठीक है जी। जी आदिल साहब लास्ट कमेंट को याद। जी सर पर यही देखना था, ये जो मतलब ये रिएक्ट या जो नेक्स्ट है ये इसको जो डायनामिक रूटिंग है उसको एज ए पेज नहीं ट्रीट करेगा, इसलिए वो उसको 404 पेज में नहीं लेके जाएगा। बिल्कुल उसके नज़दीक ये वैलिड पैटर्न है, पैटर्न वैलिड। आप इसमें ये नहीं शर्त इधर लगा सकते कि ये न्यूमेरिक ही हो, ये नंबर ही हो, उसके नज़दीक हर चीज़ टेक्स्ट है, ये नहीं स्ट्रिंग। अच्छा एक फाइनल सर ये अवेट जी जी अवेट ये अवेट और सिंक में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि ये डेडलॉक क्रिएट हो जाए या कोई ऐसी नहीं लॉन्ग क्योंकि ये टर्म सीधा सीधा अवेट हो लीनियर जाए। सा फ्लो है ना, लीनियर फ्लो, ये इसमें कोई ऐसे वो नेस्टेड कोई लूप्स तो लगी नहीं हुई, आपको पता है, सिंपल सा लीनियर फ्लो। अच्छा अब एक चीज है कि कभी भी इस तरह आईडी नहीं देते यूआरएल में, आईडी की बजाय हमेशा हम एक डिजिटल मार्केटिंग में उसको बोलते हैं स्लग, जो आप अभी देख रहे थे। स्लग जो है ये एक ऐसा खास प्रोडक्ट का नाम होता है जो यूआरएल में आए, जिस तरह मैं कहूँगा बेस्ट मोबाइल इन लाहौर, अगर कोई लिखे तो मेरा ये पेज हो। ऑब्वियसली ये तो कीवर्ड आ गया ना, आप कहे जी मोबाइल लिखे और 4GB सैमसंग, इस तरह का कोई टेक्निकल स्पेक्स लिखे तो ये मेरा मोबाइल शो हो, वो कीवर्ड्स इसमें शामिल करते, तो आईडी से नहीं कभी जाते आप। तो आप जो है वो इसमें इसी तरह से बना दें। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी। LED टीवी 40 इंच बेस्ट प्राइस लेट्स सपोज, या मे बी 4K वट एवर यू वांट टू राइट, जो आपको मार्केटिंग में अट्रैक्टिव वर्ड्स आप उसके यूआरएल में देना चाहते हैं, जो भी अट्रैक्टिव वर्ड्स आप जो है वो होंडा बाइक CD70 जब कोई सर्च करे तो 2025 मॉडल, इस तरह के आप कोई भी कीवर्ड्स देना चाहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब लिंक बनाएंगे ना प्रोडक्ट्स पेज में, बाय आईडी नहीं, बाय p.slug, हर एक में स्लग प्रॉपर्टी यूआरएल में लिखी आए, आईडी ना आए। अब यहाँ पे जब कैच करेंगे तो आईडी की जगह नाम होना चाहिए स्लग, और पेज के अंदर जब मैं आऊँगा इसके अंदर, तो मैं जब इसको गेट करूँगा, ये इसको सेव कर दें, जब मैं गेट करूँगा तो मुझे यहाँ से आईडी नहीं आएगा, यूआरएल फाइल का स्लग आएगा, और इसको भी मैं स्लग वेरिएबल ही मैंने कह दिया स्लग आएगा, और यहाँ पे मैं स्लग से कंपेयर कर लूँगा, जिस तरह आईडी जिसका स्लग, अब स्लग ऑलरेडी स्ट्रिंग ही है तो मुझे इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये प्रोडक्ट आ जाएगी। और फॉर अगर आईडी ही शो करना है इधर चाहे शो करने फॉर प्रोडक्ट डॉट आईडी, बल्कि डॉट आईडी तो है ही नहीं ना, प्रोडक्ट डॉट स्लग कहना भी नहीं चाहिए कि नॉट फाउंड है तो स्लग ही होगा ना। ठीक है जी। फॉर दिस अदरवाइज यहाँ पे अब आ जाएगा प्रोडक्ट
.id, जिसका स्लग आएगा तो ये सेव। अब सेव कर ले। अब आप देखें, अब है एक्चुअल मार्केटिंग की आपने वेबसाइट बनाई, जो एक्चुअल मार्केटिंग वाले आपसे वेबसाइट एक्सपेक्ट करते थे। आपने इधर आए, सारे प्रोडक्ट्स आई, लिंक उनके स्लग बेस्ड हैं। मैं बाइक पे क्लिक करता हूँ तो वो खूबसूरत सा उसका कीवर्ड आपने यूआरएल में दिया, और पेज लुकिंग फॉर इज़ नॉट फाउंड। अब यहाँ पे आप देखें कि कहाँ पे गलती कर गए जी। स्लग है, पेज है, अब इसको आपने फिक्स करना है जी। प्रोडक्ट्स में आपने इंपोर्ट किया और p.id, ठीक है, ये की में आना चाहिए। और यहाँ पे क्या कह रहा है जी, पेज यू आर लुकिंग फॉर इज़ नॉट फाउंड, क्योंकि कंपैरिजन करना है, हर एक का स्लग कंपेयर कर लें जो इस स्लग से मैच करता है। और ये अगेन आप यहाँ से जो है वो अनडिफाइंड आ रहा है, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। इसका मतलब ये वाली लॉजिक, आप पहले आपको ये सेंस आनी चाहिए कि ये एरर मैसेज आया है ना, तो ये यहाँ से आया है, यहाँ से आया है, इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं फाउंड हुई, प्रोडक्ट नहीं फाउंड हुई, इसका मतलब ये मेरी फाइंड वाली लॉजिक सही नहीं। मतलब पहले तो आपको ये पिन पॉइंट करना है कि मसला है किधर, क्या ख्याल है। इसकी बजाय कि हम पैनिक हों, एरर आए, कि पहले अगर मैं पिन पॉइंट ये कर सकूँ ना किस में है, तो ये मैंने कंसोल नीचे डाला ही हुआ है, अनडिफाइंड आएगी। अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे कंसोल में मैं इसको जो कुछ ऑलरेडी है इसको मैं करता हूँ क्लियर, और ये मैंने प्रोडक्ट का रिज़ल्ट सर्च जो होगी, सो इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश जी। द पेज यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट फाउंड, 404 एरर है। इसका मतलब है क्या हो गया कि हमारे फोल्डर्स में, अब यहाँ से अगर मैं हूँ तो मैं क्या सोचूंगा कि यार क्या मैंने प्रोडक्ट्स का नाम चेंज कर दिया फोल्डर का, उसके अंदर ऑब्वियसली ये स्लग है। ये पॉसिबिलिटीज़ आपने देखनी कि 404 तभी हो सकता है ना कि मैं इस नाम से फोल्डर के अंदर ये तो जो भी वैल्यू उसको उसने एज अ स्लग ही ले लेना है। और स्लग की प्रॉपर्टी स्पेस नहीं होती, डैश होती है, कोई स्पेशल करैक्टर नहीं होता इस तरह से। बहरहाल यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे इस तरह का है कोई सीन जी, क्यों भाई? अच्छा, सम टाइम मे बी आई एम श्योर कोई गड़बड़ तो नहीं मैंने की, तो आपको ये पता चलता है शायद कि जो है वो id इज़ नॉट इक्वल टू स्लग, और ये यहाँ पे जो है वो अभी पुराने पे ये है कि id इज़ नॉट इक्वल टू स्लग, हालांकि मैंने id से ये चेंज कर दिया। तो मुझे लगा यार ये कहीं ना नेक्स्ट JS ही धोखा खा रहा है। मैंने सर्वर को स्टॉप किया, मुझे पता चला कि नेक्स्ट JS फंस गया कहीं खुद ही, मेरी लॉजिक में इशू नहीं, तो मैंने रीस्टार्ट किया क्लियर स्क्रीन करके। तो मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, तो लेट मी रन इट अगेन। सो इट आल्सो हैपन सम टाइम इफ़ यू आर श्योर, तो वो कंपाइल करके उसने अपने पास कैशे में रखा है, तो पुराने ही वो ID समझ के शेयर किए जाते। तो आपने उसे कहा ओके लेट मी स्टार्ट इट अगेन, यहाँ पे आते हैं, और ये उसने होम पेज अब बनाएगा, ठीक कंपाइल कर रहा है होम पेज। वेल 200, सो अब ये शो हो चुका होगा। इस पे आ जाएं और इस पे आ जाएं, तो अब ये सही हो गया। देखिए कोई चेंज नहीं मैंने की, लेकिन मैंने लॉग शॉग पढ़, लेकिन होता ही है कि आप एरर आए ना, आप सही को भी गलत करना शुरू कर देते हैं। मतलब पैनिक इतने होते हैं सही को भी गलत करके, अब असल में 3-4 और एरर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एक एरर को सही करने के लिए 3-4 और एरर, और अब आपको पता नहीं चलता पहली वाली एरर आपको रोक रही के बाद हो। अब देखिए कोई एरर नहीं थी, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑन माई लॉजिक कि यार ये जो मैंने लिखा है सही है। और अगर मैं ऐसी तुक्के लगाता रहूँ, फाइंड पता नहीं ID तो नंबर था हो जाता है, स्लग तो ये है, फजूल बातें मेरे दिमाग में आना शुरू। टेक्निकली अगर आप साउंड हैं तो आपको फिर ये इतना कॉन्फिडेंस होता है कि यार एक छोटा सा फाइंड तो मैं सही लिखा होगा मैंने, और पहले भी सही चल रहा है, वो स्ट्रिंग ही थी, बल्कि मैंने नंबर में कास्ट किए तो डायरेक्ट स्ट्रिंग होगी। ठीक है जी, तो ये भी एक अच्छा यूज़ केस है जो आपके सामने आ गया। मतलब आप कहें जी कब रीस्टार्ट करना चाहिए, मतलब हालांकि कितने अच्छे सॉफ्टवेयर हैं,
नेक्स्ट JS इस वर्ड्स लेटेस्ट, लेकिन वो भी हैंग हो गया कहीं, उस पर निकल नहीं पाया। क्या ख्याल है? हाँ जी, आप- ये आज मेरे साथ भी हुआ था एक। यह दुनिया के बेस्ट से बेस्ट भी सॉफ्टवेयर हो, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा है, एरर का चांस हमेशा रहता है। लेकिन आप ऐसे ही नहीं खामखा रीस्टार्ट करते रहे, मतलब पहले अच्छी तरह देख लें, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसमें आपकी लॉजिक में इशू होता है। ठीक है जी। अच्छा, मैं आईटी में तो सारी चीजें रिस्टार्ट सीटी को जाएगी कभी ये आगे अब जी जिस पे जाते हैं तो लेकिन Trouble ये देखें। अच्छा, अब आप यूजर से ये शेयर कर सकते हैं कि आप उससे देखें, जब ये देंगे ना बड़ा खुश होगा, और जिसके लिए आपने मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर बनाया वो भी खुश होगा कि यार ये बंदा अच्छा है, आपने ये URL उसे बना के दिया कि ये लोकल होस्ट प्रोडक्ट्स और होंडा बाइक CD70। सो ये वो पसंद करेगा ये URL का पैटर्न। और अगर आपने ये लिखा है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई बंदा गूगल पे आता है और वो लिखता है कि मुझे होंडा CD70 बाइक चाहिए, तो असल में गूगल सबसे पहले ना URL को मैच करके बताता है कि इससे रिलेटेड कौन सा पेज है। तो वो पेज फिर यहाँ पे यही क्यों पहले आया, ये क्यों नहीं पहले आया, ये क्यों नहीं पहले आया, ये जिसने URL उसके टारगेटेड सही रखे हों वो आता है। समझ आ रही बात की? तो एज अ डेवलपर आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना है। आपकी साइट जो है SEO ऑप्टिमाइज्ड हो, स्पीड के लिहाज से एफिशिएंट हो, डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स ट्रैकर सारे लगे हों, मतलब बहुत सी सर्विसेज हैं जो आपको इसमें यूज़ करनी। तो मेरी सर ये स्लग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो सकती है, लेट से अगर डेटा एंट्री वाले से रह जाए या वो ना एंटर करे, मतलब अभी तो हमने डेटा के अंदर डाल दिया ना ये स्लग। जी बिल्कुल, अक्सर इसको ऑटोमेट भी कर देते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको फिर कोड लिखना पड़ेगा कि जो टाइटल है, टाइटल की बेस पर ही स्लग अक्सर हम बना लेते हैं कि टाइटल वो कीवर्ड्स हो। असल में टाइटल इस तरह बनाते हैं, जिस तरह ये है ना, टाइटल इस तरह टाइटल में ही वो आना चाहिए ना, टाइटल में भी ये वर्ड होता है होंडा बाइक CD70 225 मॉडल, वो ये टाइटल बनाते हैं। तो जो स्लगीफाई एक लाइब्रेरी है, स्लगीफाई वो इंस्टॉल कर लें, तो हर टाइटल को अगर नहीं है तो इसी को स्लगीफाई कर दे, और वो सब की स्पेस ख़त्म करके लोअर लेटर में करके, कोई अगर स्पेशल करैक्टर है इस तरह का, इसको भी ख़त्म करके, तो या कॉलन, तो वो इसको ख़त्म करके जो URL में नहीं आने चाहिए, एक इस तरह का URL खुद बना देती है, और आगे एडिट करना चाहें तो एडिट भी करना। तो हमेशा स्लग बेस्ड ही काम होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है जी। तो ये साथ साथ आप लोगों की फ्री में SEO की ट्रेनिंग भी हो रही है, ये भी देख लें, ये भी जी, देख लें, फ्री में SEO की ट्रेनिंग भी हो रही है साथ साथ। क्यों? कब? राउटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने उसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया है। इसमें सबसे जो की चीज़ है वो लेआउट है। अभी लेआउट का क्या इसमें कमाल आना है, उसको अभी मैंने टच नहीं किया। नेक्स्ट लेआउट को टच करेंगे, कंपोनेंट्स को देखेंगे, और जो मैंने कहा था ना एक ही शेड कंपोनेंट हो वो उसका, उस पर अभी मैं नहीं गया। अभी मैंने ज़रा बेसिक्स बताई हैं, नेक्स्ट हम लेआउट का बता के तो फिर इस पेज पूरे का सही सा स्ट्रक्चर, आपने फोल्डर स्ट्रक्चर, राउटिंग के सही URL सारे बनाने। मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर प्रोफेशनल आप एक ई-कॉमर्स का स्टोर बनाएं जो इंशाल्लाह। SEO के लिहाज से, डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से ऑप्टिमाइज हो, या ये हैबिट बना लें, नेक्स्ट टाइम भी बनाएं तो आपको पता होना चाहिए कब, क्यों, क्या, कैसे करना है। वेल टाइम बड़ा ले जाती है यार आपकी क्लास जो है ना, वो 2 घंटे पता भी नहीं लगता सर, थोड़ा सा टाइम लगता है। जो है वो चले, अच्छी बात है यार। अच्छा सर, एक इसमें क्वेश्चन था मेरा, ये अभी जो फाइल आपने बंद कर दी शायद, जी जी, मैं खोल लेता हूँ दोबारा, बताइए। ये पेज वाली स्लग वाली, जी 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 इसमें टॉप जो इंपोर्ट किया आपने, ये मैंने एक साइट पे देखा था, वहां से मैंने जो पिक किया था @@ से वो ऐप और पूरा पाथ। ये जो है ना, यहाँ पे जब आप नेक्स्ट में बनाते हैं ना, वो शुरू में ही पूछता है, और ये JS कॉन्फ़िग में ये लिखा हुआ @। इसका मतलब ये है कि अगर मैं @ रखूँ तो इसका मतलब टॉप से शुरू होना ही मतलब है। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता था
कि मैं यहाँ पे @ लिख देता, तो वो फिर टॉप से @ का मतलब समझ लें कि आप जो है ना App से। रूट App से। फोल्डर से आ रहे हैं, वो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं ये करेक्टर कि डॉट / इसका मतलब करंट है, तो आप यहाँ यानी इस तरह से देख सकते हैं @ करेंगे तो ऐप यानी टॉप से शुरू हो गए, हाँ जी। और स्लैश उसके अंदर आप ये स्ट्रक्चर Debit। बना सकते हैं। ये कौन सा हमने जाना था, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो ये भी एक ही बात, मतलब यहाँ से बैक चले जाएं या टॉप से इधर आ जाए, लेकिन यही क्यों करैक्टर है ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है। अक्सर बाज इसकी जगह टिल्डा सिंबल भी रख लेते हैं, लेकिन रिएक्ट में ना वो ये सवाल पूछता है क्या आपने पाथ एलियस बनाना है। हाँ जी बिल्कुल, स्टार्ट में पूछता वो है। आप यस कर देंगे ना तो ये बनाता है, नो करेंगे तो नहीं बनाता। फिर आप खुद यहाँ चाहे लिख लें, ये तो उसने एक लाइन ही लिखनी थी जो खुद ही लिख देनी थी, उसे ये पता है किस फाइल में किस जगह पे जाके लिखनी। ठीक। कि- अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था जी। कि ये @ से बेहतर है या डबल डॉट से बैक करके? से बेहतर है, उसका बेहतर क्यों है? अगर मैं इसको कहीं और भी मूव कर दूंगा ना थोड़ा सा, तो मुझे इसमें ज़रा रिलेटिवली इजी रहता है कि प्रोडक्ट्स में इस सूरत में तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, लेकिन हाँ अगर ये फाइल जो इसको रेफर कर रही है ये जहां मर्जी चली जाए, ये तो उसी जगह पे रहा ना। हाँ जी। देखें ये फाइल प्रोडक्ट्स की अगर मैं चेंज कर दूं तो डबल डॉट / हिल जाएंगे, लेकिन ये वाला तो उधर ही है ना, तो इसलिए ये पैटर्न बेहतर है कि आप जिसको रेफर कर रहे हैं अगर वो अपनी जगह पे, आप जहां मर्जी आपका सेम ही पाथ बनेगा। फिर इसको अब मैं एज इट इज कॉपी कर सकता था। देखिए यहाँ मैंने लिखा है ना, वहां डबल डॉट आया था, यहाँ पे सिंगल था, वहां पे डबल था, लेकिन यहाँ हर चीज सेम कॉपी पेस्ट हो। ठीक हो गया। तो ये फायदा होता है कि आप उसको जहां से मर्जी रेफर कर रहे हो एक ही पाथ है उसका, ठीक हो गया। डायरेक्ट कॉपी। ये ज्यादा बेहतर टेक्निक है। ले जी, करें जी एंड आप। एंड सर, ठीक है सर। तो आप लोग अपने प्रोजेक्ट को राउटिंग आप लोगों ने आल्दो नेट से पढ़ के खुद लगा ली थी, बहुत सोने देखे, मैंने उस पर रिलाई हाँ नहीं जी। किया। आल्दो मुझे हर क्लास के बच्चे ने जिसने भी दिखाई ना राउटिंग लगाई, तो चले आपने R&D की थी, मे भी एक दो नई चीज़ें पता लगी हों, या आपने जो किया था उसकी थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट बेहतर हाँ पता जी, ये लगा हो। मजीद क्लियर हो गया सर। तो इसलिए अपनी सर्च जारी रखा करें, आप लगा भी लेंगे कर भी लेंगे, फिर जब क्लास में पढ़ते हैं तो और ज़्यादा जो है वो, जिस तरह ये @ का क्वेश्चन आप क्यों पूछ पाए, क्योंकि आपने बहुत सी जगह ये किया हुआ देखा है। मैंने किया, खुद वही किया हाँ, था। तो लेकिन उस वक्त ये रीज़न नहीं पता लगी होगी या लिंक, हाँ। तो मतलब कॉन्सेप्ट मैं इंशाल्लाह जब करवाऊंगा तो और क्लियर होते जाएंगे। कीप टेकिंग एक्स्ट्रा नॉलेज, उसमें कोई मजायका नहीं है। आप ये ना वेट करें ये तो सर ने नहीं पढ़ाया,